Hello friends, today we will be studying about biotechnology and its applications. Myself Swapnil Mishra. I am pursuing my MS Pharmacology and Toxicology from NIPER, Kolkata. So let's start about biotechnology. So first of all, we'll discuss what is biotechnology. Biotechnology essentially deals with the industrial scale production of biopharmaceuticals and biologicals using genetically modified microbes, fungi, plants, and animals. The applications of biotechnology includes therapeutics, diagnostics, genetically modified crops for agriculture, processed food, bioremediation, waste treatment, and energy production. सो दिस मीन्स कि बायोटेक्नोलॉजी एक ब्रांच है जो कि बेसिकली बायोफार्मास्यूटिकल्स और बायोलॉजिकल्स के प्रोडक्शन से रिलेटेड है. इसमें हम क्या करते हैं, हम जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स जैसे कि फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स, ये डिफरेंट जो लिविंग सोर्सेज हैं, इनमें से हम बायोफार्मास्यूटिकल्स और बायोलॉजिकल्स का प्रोडक्शन करते हैं. बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस कहाँ हैं? हम इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल थेरेपेटिक्स में, डायग्नोसिस में और एग्रीकल्चर फील्ड में जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को डेवलप करने के लिए, प्रोसेस फूड के डेवलपमेंट के लिए, बायोरेमेडिएशंस के लिए, वेस्ट ट्रीटमेंट्स के लिए और एनर्जी प्रोडक्शन जैसी डिफरेंट फील्ड्स में हम इसका यूज़ करते हैं. 3 critical research areas of biotechnology. So basically 3 रिसर्च एरियाज जो मेन बायोटेक्नोलॉजी के हैं वो क्या हैं? First is providing the best catalyst in the form of improved organism, usually a microbe or pure enzyme. So basically this means कि हम microbes का और pure enzymes का ये जो organisms हैं, हम इनका इस्तेमाल किस में कर सकते हैं? हम इनमें से कैटलिस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं. जैसे कि कोई भी माइक्रोब हो गया, वो किसी भी लार्ज स्केल प्रोडक्शन में यूज़ हो रहा है. जैसे कि हम जानते हैं कि अल्कोहल प्रोडक्शन में माइक्रोब्स का इस्तेमाल होता है, फर्मेंटेशन में माइक्रोब्स का इस्तेमाल होता है, और मिल्क डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि हो गया, चीज़ हो गए, है ना, और कर्ड हो गया, इन सब में भी माइक्रोब्स का इस्तेमाल होता है. सेकेंड पॉइंट, क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशंस थ्रू इंजीनियरिंग फॉर अ कैटलिस्ट टू एक्ट. सेकेंड पॉइंट हमें ये बता रहा है कि हम बायोटेक्नोलॉजी फील्ड में हम ऑप्टिमल कंडीशंस क्रिएट कर सकते हैं इंजीनियरिंग के थ्रू, ताकि हम जो हमारा कैटलिस्ट है, जो हमने माइक्रोब्स या प्योर एंजाइम से जो एक्सट्रैक्ट किया है, हम उसे प्रॉपरली फंक्शन में ले सकें. थर्ड रिसर्च एरिया इज़ downstream processing technologies to purify the protein or organic compound. This means कि हम बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेस एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हम प्रोटीन्स या फिर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्योरीफाई करके ऑब्टेन कर सकते हैं. नेक्स्ट, बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चरल फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी की क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, बेसिकली क्या रोल्स हैं? So the 3 options that can be thought for increasing the food production. First is agrochemical based agriculture. इसमें क्या होता है कि हम केमिकल बेस पे एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन करते हैं, क्रॉप्स का प्रोडक्शन करते हैं. सेकेंड, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मीन्स कंप्लीट नेचुरल प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स बिना किसी हार्मफुल पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स के. थर्ड पॉइंट इज़ जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर. इसमें हम क्या करते हैं, हम कुछ यूज़फुल जीन्स का एक्सट्रैक्शन करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल एक टॉल प्लांट है और एक शॉर्ट प्लांट है. हम चाहते हैं कि हमारे राइस क्रॉप्स जो हैं वो शॉर्ट प्लांट्स में ग्रो हो, तो हम जो शॉर्ट प्लांट का जीन होता है वो आइसोलेट करके फिर हम उन्हें हम सेल टिश्यू कल्चर में हम उन्हें ग्रो करवाते हैं, और फिर उसके बाद उनको हम बेसिकली हम अपना जो डिज़ायर्ड जीन है वो हम आइसोलेट करा के हम अपना सेल टिश्यू कल्चर करके लैब में न्यू प्लांट्स, न्यू सैपलिंग्स का प्रोडक्शन करते हैं. बाद में हम क्या करते हैं, हम इन सैपलिंग्स को फील्ड में ग्रो करवा देते हैं. Finally, what we get our genetically engineered crop, and which contains our dominant or desired genes, which is helpful for the production of
high yield variety of crops. Green Revolution. So, who gave Green Revolution? M.S. Swaminathan gave Green Revolution in India. It succeeded in tripling the food supply, but yet it was not enough to feed the growing human population. Basically क्या था कि हमारे इंडिया में जो वो प्रोडक्शन था एग्रीकल्चर का, क्रॉप्स का, वो बहुत ही कम था. M.S. स्वामीनाथन ने कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल किया उन्होंने, और जिससे कि हमारे जो क्रॉप प्रोडक्शन की जो यील्ड थी, है ना, वो ट्रिपल हो गई. उन्होंने क्रॉप वैराइटीज़ को इम्प्रूव किया, बट मेनली ड्यू टू द यूज़ ऑफ बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस. उन्होंने एग्रीकल्चर फील्ड में बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस और फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स जैसे कि ये सब एग्रोकेमिकल्स, इन सब का इस्तेमाल किया और हमारी जो फूड सप्लाई थी उसको ट्रिपल कर दिया. However, in farmers in developing world, एग्रोकेमिकल्स आजकल बहुत एक्सपेंसिव हो गए हैं, हमें पता है. और ये केमिकल्स और फर्टिलाइज़र्स जो हैं वो हमारे लिए हेल्दी भी नहीं है. कहीं ना कहीं इन सब का कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट हमें देखने को मिलता है. वाटर पॉल्यूशन होता है, कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं वो हमारी हेल्थ के लिए भी टॉक्सिक होते हैं. यही रीज़न है कि अब हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम हमारी एग्रीकल्चर फील्ड को अच्छे से प्रोडक्शन कर सकते हैं, और ताकि केमिकल्स का, फर्टिलाइज़र्स का कम से कम यूज़ भी हो सके. नेक्स्ट, जेनेटिक मॉडिफिकेशन. इसमें हम क्या कर रहे हैं, प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंजाई, एनिमल्स, इन सब में जो जीन्स हैं हम उनमें मैनिपुलेशन कर देते हैं. अब जैसे कि हमने प्लांट्स, एनिमल्स या बैक्टीरिया, फंजाई, जो भी हमने एनिमल या जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म लिया, उसके जब जीन्स में हम ऑल्टरेशन कर देंगे तो उसके बाद जो हमें ऑर्गेनिज्म मिलेगा हम उसे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहेंगे. हम एग्रीकल्चर फील्ड में जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स का यूज़ करते हैं. जैसे कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन में क्या होता है, इट हैज़ मेड, इसका यूज़ कहाँ है, मेड क्रॉप्स मोर टॉलरेंट टू अबायोटिक स्ट्रेस. जैसे कि कोल्ड, ड्रॉट, सॉल्ट, हीट, ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, हम अबायोटिक स्ट्रेस से हमारे क्रॉप्स मोर टॉलरेंट हो जाते हैं. सेकेंड, रिड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड्स. अब हमें क्या होगा कि हमारे जो क्रॉप्स हैं वो ऑलरेडी इतने, मतलब उनमें जीन्स ऐसे टॉलरेंट वाले हैं कि हमें बाहर से केमिकल्स का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होगी. थर्ड, हेल्प्स टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस. हार्वेस्ट के बाद जो लॉस होते थे कि अब हमें टाइम लगेगा, कि हाँ क्रॉप्स को ग्रो करने में टाइम लगेगा, है ना, तो वो उनकी जो क्वालिटी है, उनकी वैरायटी, वो इम्प्रूव हो जाती है. increased efficiency of the mineral usage by plants. This prevents early exhaustion of fertility of soil. बेसिकली हमारे जो प्लांट्स हैं वो मिनरल्स का प्रॉपर यूसेज कर पाते हैं. नेक्स्ट, एनहेंस न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड. अब जो हमें जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स होते हैं उनके से जो क्रॉप्स हमें मिलते हैं वो हाईली न्यूट्रिशियस होते हैं. फॉर एग्जांपल विटामिन ए एनरिच्ड राइस. बीटी टॉक्सिन. बीटी टॉक्सिन क्या है, एक बैक्टीरिया है बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस, उसे बीटी कहते हैं शॉर्ट में. उसमें से हमने एक टॉक्सिन निकाला है, उसे बीटी टॉक्सिन कहते हैं. ये जो जीन है वो हमने, बीटी टॉक्सिन जो है जीन, वो हमने इस बैक्टीरिया में क्लोन किया और फिर हमने उसको एक्सप्रेस कर दिया हमारे प्लांट्स में, ताकि जो हमारे प्लांट्स हैं उनमें रेजिस्टेंस डेवलप हो जाए इंसेक्ट्स के अगेंस्ट, ताकि हमें बाहर से इंसेक्टिसाइड्स या केमिकल्स लेने की ज़रूरत ना पड़े. इसलिए हम कह सकते हैं बीटी हमारे लिए एक बायो पेस्टिसाइड है जो कि हमने बायोटेक्नोलॉजी फील्ड से डेवलप किया है. इसको हमने अलग अलग प्लांट्स में वो हमने क्या क्या एक्सप्रेस करवाया. जब फॉर एग्जांपल बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, राइस, टोमेटो, पोटैटो, सोयाबीन, डिफरेंट हमने वैराइटीज़ डेवलप की. इसका बेस्ट एग्जांपल है बीटी कॉटन. सम स्ट्रेन्स ऑफ बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस प्रोड्यूस प्रोटीन्स दैट किल सर्टेन इंसेक्ट, जैसे कि लेपिडोप्टेरन्स, टोबैको बर्डवर्म, आर्मी वर्म, कॉलियोप्टेरन्स, बीटल्स, डिप्टेरन्स, फ्लाइज, मॉस्किटोज, इन सब से ये बीटी कॉटन प्रोटेक्टेड रहती है. क्या होता है कि बीटी कॉटन में जो बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस है वो एक प्रोटीन क्रिस्टल्स प्रोड्यूस करता है, क्राई प्रोटीन्स, जो कि पर्टिकुलर फेज ऑफ ग्रोथ में रोल प्ले करते हैं. और ये जो क्रिस्टल्स होते हैं वो इंसेक्टिसाइडल होते हैं. सो व्हाई डज दिस टॉक्सिन नॉट किल द बैसिलस. बीटी टॉक्सिन जो होता है वो प्रोटीन एक्सिस्ट करता है एज इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन्स. हमारा जो
प्लांट है उसमें ये टॉक्सिन प्रेजेंट रहता है, लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में। वो एक्टिव कब होता है, जैसे ही कोई इंसेक्ट आया, उसने प्लांट में से इस टॉक्सिन को सक किया और वो उसकी बॉडी में जाते ही उसके अल्कलाइन पीएच ऑफ गट की वजह से वो इनएक्टिव टॉक्सिन एक्टिव में कन्वर्ट हो जाता है और ये जो क्रिस्टल्स होते हैं वो सोल्यूबलाइज हो जाते हैं। एक्टिवेटेड टॉक्सिन क्या करता है, उनके मिडगट एपिथेलियल सेल्स में बाइंड करके पोर्स क्रिएट करता है, सेल स्वेलिंग करता है, लाइसिस करता है, जिसकी वजह से डेथ हो जाती है इंसेक्ट्स की। स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन जीन्स होते हैं, उनको हम आइसोलेट करते हैं बैसिलस thuringiensis से। उनको सर्वल क्रॉप्स में हम वो इंजेक्ट करवाते हैं, इनकॉर्पोरेट कराते हैं। चॉइसेस ऑफ जीन्स डिपेंड करती है कि हमारे क्रॉप की रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, टॉक्सिन जो कोडेड बाय अ जीन है वो उसको हम क्राई जीन कहते हैं। बहुत से जीन्स हैं ऐसे, क्राई 1AC, क्राई 2AB, ये सब कॉटन बॉलवर्म्स को कंट्रोल करते हैं, जबकि क्राई 1AB कॉर्न बोरर को कंट्रोल करता है। नाउ दिस फिगर इज़ शोइंग अ कॉटन बॉल। इसमें आपको एक साइड दिख रहा है कि बॉल वॉर्म जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, जबकि आपको दूसरे साइड में फुल्ली मैच्योर कॉटन बॉल दिखाई दे रही है। पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स बेसिकली क्या होता है, सेवरल नेमेटोड्स होते हैं, वो हमारे प्लांट्स और एनिमल्स की डिफरेंट वेराइटीज़ को इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स को पैरासिटाइज करते हैं। मतलब हम इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड होते हैं ये अपने लाइफ के लिए। फॉर एग्जाम्पल मेलोइडिगाइन इनकॉग्निशिया, ये क्या करता है, टोबैको प्लांट्स की रूट्स को इन्फेक्ट करता है, जिसकी वजह से उसकी यील्ड काफ़ी रिड्यूस हो जाती है। नॉवल स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की गई फॉर द प्रिवेंशन ऑन द बेसिस ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस। आरएनए इंटरफेरेंस में क्या होता है कि हम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में एक मेथड डेवलप करते हैं सेलुलर डिफेंस का। इसमें हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक एमआरएनए को ही साइलेंसिंग करा देते हैं, जिससे कि ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल दैट बाइंड्स टू एंड प्रिवेंट्स द ट्रांसलेशन ऑफ mRNA साइलेंसिंग। बेसिकली हम डबल स्ट्रैंडेड आरएनए की कॉम्प्लीमेंट्री से हम mRNA की साइलेंसिंग करा देते हैं, जिससे कि हम सेलुलर डिफेंस में होता है। क्या होता है इस कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए का, इट कुड बी फ्रॉम एन इन्फेक्शन बाय वायरसेस हैविंग आरएनए जीनोम्स or mobile genetic elements, transposons, which replicates via an RNA intermediate. Using agrobacterium vectors, nematode-specific genes were introduced into the host plant. The introduction of DNA was such that it produced both sense and antisense RNA in the host cells. These two RNAs, being complementary to each other, formed a double-stranded RNA that initiated RNA interference, and thus it silenced the specific mRNA of the nematode. Consequence was that parasite could not survive in a transgenic host, and which expresses specific interfering RNA, transgenic host expressing specific interfering RNA. Transgenic plant therefore got itself protected from the parasite. So here we can see two plants. First is non-transgenic corn and the next is transgenic corn. Host plant generated double-stranded RNA triggers the protection against nematode infestation. First is roots of a typical corn plants. Second is the transgenic plant roots 5 days after, but protected through novel mechanism.